हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल सी। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 28 है। 27 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस सीरीज़ को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज़ को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बहुत सारे लोग डेली मैसेज आता है, डेली मेल आता है, टेस्ट नंबर 1 कहाँ से मिलेगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आप जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 28 तक मिल सकता है। ठीक है, तो आज जिन लोगों ने देखा नहीं है वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और टेस्ट नंबर 28 तक देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2। देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। किस भाग को दी जाती है? तो वो दी जाती है आपका भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका फंडामेंटल्स राइट का उल्लेख हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो देखिए, जो फंडामेंटल्स राइट्स है इसका विकास जो है कि सबसे पहले कहाँ पे हुआ? तो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और ब्रिटिश सम्राट जॉन थे, इनके द्वारा जो है कि 1225 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र, मतलब कि मैग्ना कार्टा, ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित प्रथम ये लिखित दस्तावेज था। इसलिए जो है कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आपके? तो फंडामेंटल राइट्स आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 जो है कि फंडामेंटल्स राइट है। पहले जो है कि 7 थे, लेकिन एक अभी नहीं है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। देखिए, पूछा जा रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है आपका अनुच्छेद 24 में। देखिए, 24 के अंतर्गत जो है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाना हुआ, खान हुआ या फिर मतलब अन्य कोई भी ऐसा जो जोखिमपूर्ण कार्य हो, उसमें जो है कि नियोजन का निषेध किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कम उम्र के जो बालक हैं उनको जो है कि स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा शोषण से उनको बचाना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी असंतुलन, उपर्युक्त सभी। पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, इससे अभिप्राय अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण भी है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना भी है और पारिस्थितिकी असंतुलन भी है। तो इसमें से हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। पूसा रूबी निम्नलिखित में से किसकी फसल है? टमाटर, लौकी, भिंडी, गाजर। देखिए, पूसा रूबी जो है कि ये किसकी फसल है? तो ये फसल है आपका किसकी? तो ये टमाटर की है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, टमाटर की और भी फसलें हैं, जैसे पूसा शीतल हुआ, पूसा 120 है, पूसा गौरव है, अर्का विकास है, अर्का सौरभ है और सोनाली। ये सब जो है कि टमाटर की ही फसल है। ठीक है, अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल।
पूछा जा रहा है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो है कि कौन सा डिग्री चैनल स्थित है। तो ये है आपका 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में स्थित है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल की हम बात करें तो ये जो है कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है। तो 8, 9, 10 आपको याद रखिएगा। ठीक है। तारों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। तारे बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। दूसरा है कि तारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। तीसरा है कि तारों का अपना प्रकाश नहीं होता एंड किसी तारा समूह के तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है जो तारे होते हैं उसके संबंध में। देखिए, तारे जो है कि बहुत दूर होने के कारण क्या है, हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तारे जो हैं कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए, तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है और इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश का वितरण होता है। ठीक है। तो असत्य कथन कौन सा है आपका, तो ये सी ऑप्शन जो है कि असत्य कथन है। और किसी तारा समूह में तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन असत्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन की तारे का अपना प्रकाश नहीं होता है। ऐसा नहीं है, तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका गलत है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से, राज्य की संचित निधि से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्यपाल जी होते हैं, उनके वेतन और भत्ते की बात की जा रही है। ये कहाँ से दिए जाते हैं, उनके पेमेंट वगैरह या जो भी उनका भत्ता वगैरह होता है वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो वो दिया जाता है आपका राज्य के संचित निधि से। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो है 202 का जो 3 है, इसमें ये बताया गया है कि राज्यपाल का जो वेतन होता है, भत्ता होता है तथा इनके पद से संबंधित जो भी आय व्यय होता है, ठीक है, वो सब सारा कहाँ से दिया जाएगा, तो वो सब राज्य के संचित निधि पर आधारित होता है। राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। अच्छा, राज्यपाल का वेतन कितना है आज की डेट में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के संबंध में सही कथन बताइए। पहला कि इस संशोधित अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि यह कानून 14 से 18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर भी प्रतिबंध लगाता है। देखिए, बात की जा रही है बाल श्रम संशोधन अधिनियम जो 2016 है, उसके संबंध में सही कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है। देखिए, मान लीजिए उनका फैमिली, उनका पेरेंट्स जो है कि कोई व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, तो उसमें वो हाथ बटा सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट उनको छोड़ करके जो सभी क्षेत्र हैं उनकी मतलब पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। ठीक है। तो ये भी आपका सही है। दूसरा है कि यह कानून जो है कि 14 से 18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। तो बिल्कुल सही कि जो 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको जो कि खतरनाक व्यवसाय हैं उनमें नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है ये बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। तो ये हो जाएगा आपके 1 और 2 दोनों सही है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का। देखिए, पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम कितने वर्ष तक का होता है। ठीक है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो कि अधिकतम 6 वर्ष का होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें संविधान में तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है, तो वो है आपका 324 अनुच्छेद जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है 324 में। देखिए, निर्वाचन आयोग में जो होते हैं ना, एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, एक होते हैं और उनके नीचे जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल
6 वर्ष है। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो है कि 6 वर्ष और 65 साल है, ठीक है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका 6 वर्ष और 62 साल है। देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो 6 साल के लिए इस पद पे आते हैं। अगर उनका एज जो है कि 65 वर्ष पहले हो जाता है तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, चाहे वो 1 साल ही रहें या 2 साल रहें। मतलब इन दोनों में से जो भी पहले होगा, ठीक है, 6 वर्ष या 65 साल, वो भी मतलब उतना ही रहेंगे वो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो 55 साल के हैं, ठीक है, तो वो पूरा 6 साल रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो 62 साल के हैं, ठीक है, तो केवल 3 साल के लिए आएंगे यहाँ पे, समझ गए। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका 6 वर्ष 65 साल, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो है कि 6 वर्ष 62 साल होता है, ठीक है। सुचेता कृपलानी जो कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस वर्ष बनी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल भी हैं महिला और मुख्यमंत्री भी महिला हैं, वो पूरे देश में, मतलब जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो है कि महिलाओं में, कि अगर मान लीजिए देखा जाए कि पूरे देश में मुख्यमंत्री कौन महिला बनी, तो वो बनी सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कब बनी? 1963 से 1967 तक थी ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आया या पूरे भारत में क्वेश्चन आए, ठीक है, कि वह कौन सी महिला है जो कि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की पहली बार मतलब बनी, मतलब पहले बनी, तो वो है सुचेता कृपलानी। और ये भी क्वेश्चन अगर आता है कि राज्यपाल भी वह महिला, मतलब कौन महिला बनी, तो वो बनी सरोजनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की ही बनी 1947 से लेकर के 49 तक, ठीक है, इनका कार्यकाल था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में। और सुचेता कृपलानी का 1963 से 1967 तक था, ठीक है। तो सुचेता कृपलानी कोई भी हो महिला में तो मुख्यमंत्री ये पहली हैं, और सरोजनी नायडू कोई भी हो महिला में तो ये राज्यपाल पहली हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से, उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात की जा रही है निफ्टी की। निफ्टी जो है आपका, ये जो है कि निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निफ्टी का फुल फॉर्म होता है, निफ्टी जो है कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, नेशनल और 50, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ये सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का ये सूचकांक है निफ्टी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। ये बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये भारत में जो दूरसंचार कंपनियां हैं उनको ये नियंत्रित करने हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, आपका BSNL है, वोडाफोन है, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये ट्राई ही नियंत्रित करता है इन लोगों को, ठीक है। जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, BSNL हुआ, आपका एयरटेल हुआ, रिलायंस हुआ, या फिर जो भी चीज़ें हैं, इनको जो है कि नियंत्रित कौन करता है? तो ट्राई करता है, ठीक है। और ट्राई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को की गई थी। 20 फरवरी 1997 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कि न्यू दिल्ली में। कभी कभी तो ट्राई का फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने हेतु जाना जाता है? विलियम प्रिंस, लुइस ब्रेल, जस्टिन वुड, मार्क्स जुकरबर्ग। देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो एक ब्रेल लिपि है उनका आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। तो किनको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लुइस ब्रेल को। देखिए, ये ब्रेल लिपि 1824 ईस्वी में बनी थी, और ये आज के डेट में जो कि विश्व के लगभग सभी देशों में ये उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। देखिए, ब्रेल जो है ना, ये एक लेखन पद्धति है जो कि नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है कि यह सृजित
की गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, 12 मार्च 1948 को, 14 सितंबर 1947 को एंड 15 दिसंबर 1949 को। बात की जा रही है यूनिसेफ की। ठीक है, यूनिसेफ की, इसकी स्थापना जो है कि कब हुई थी? देखिए पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का ये फुल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो नष्ट हुए देशों के बच्चों को जो है कि खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें नष्ट हुए देशों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं ये उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखिए 1900 ये जो है कि 53 ईस्वी में यूनिसेफ जो है कि संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना था। उसके पहले इसका नाम था आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, मतलब यही यूनिसेफ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये उस टाइम पे नाम था। लेकिन आज के डेट में इसका नाम क्या है? इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। ठीक है, देखिए यूनिसेफ जो है कि 1965 ईस्वी में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, 1989 ईस्वी में इसको जो है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है और 2016 में इसको जो है कि प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। देखिए बात की जा रही है कोबाल्ट 60 की, ये आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है और ये क्या उत्सर्जित करता है? तो ये करता है उत्सर्जित क्या? ये गामा किरणें। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो कोबाल्ट 60 है, ठीक है, ये जो है ना कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है और ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है और इसका उपयोग जो है कि कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है जो दांत के दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? यूरेनॉल, न्यू मेटाफोर, यूरेन, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि लौंग के तेल का मुख्य घटक कौन सा है जो कि दांत के दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? देखिए गांव में सुने होंगे आप लोग कि दांत दर्द करता है तो उसमें क्या होता है कि उस दांत में लौंग जो है कि दबा देने पे, मतलब दबा करके थोड़ी देर रखने पे राहत मिलती है, मतलब दर्द दूर होता है। तो जो लौंग का तेल है उसका प्रमुख घटक कौन सा है जिसकी वजह से जो हमारे दांत का दर्द है वो दूर करने में प्रयुक्त होता है? तो वो है आपका यूरेनॉल। ए ऑप्शन आपका सही है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है? डूप, नेट, हेस्पेरिडियम, एक बीजी बेरी। देखिए फलों का वह प्रकार पूछा जा रहा है कि जिसमें लीची को रखा जा सकता है। किसमें लीची को रखा जा सकता है? तो एक बीजी बेरी में रखा जा सकता है। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, डायटम, लाइकन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो वो है आपका डायटम। ये सी ऑप्शन आपका सही है। संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 91वें, 92वें, 93वें और 94वें। देखिए संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो ये हमारी 8वीं अनुसूची है जो संविधान की। अभी आज के डेट में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 8वीं अनुसूची की बात की जा रही है कि जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं अभी आज के डेट में? तो वो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो है कि 22 भाषा नहीं थी। ठीक है, बीच में जो है कि संविधान को संशोधन करके जोड़ा गया है। तो जो कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो ये भाषाएं जो है कि हमारी संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका
92वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें जो है कि ये 4 भाषाएं जोड़ी गई और आज के डेट में हमारे संविधान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये 92वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2003 में हुआ था। 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये भी आपका 2003 में हुआ था। 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका 2005 में हुआ था और 94वां आपका 2006 में हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आपात उपबंध भारतीय संविधान के में किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से एंड फ्रांस के संविधान से। देखिए पूछा जा रहा है कि जो हमारे संविधान का आपात उपबंध है भारतीय संविधान में, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका जर्मनी के संविधान से। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे देश के संविधान में, तो संघीय शासन प्रणाली लिया गया है और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये सब सारी चीज़ें कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो हमारे राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसके अलावा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है किस किस क्षेत्र में? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, ये भी जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। ये जो है कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, विलियम बेंटिक को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड मिंटो को। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ही दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इसका मतलब जो भी क्वेश्चन हम लास्ट में पूछते हैं उसका आंसर अगर पता नहीं भी है तो गूगल कर लें, बुक्स से देख करके, लेकिन ज़रूर दें। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। डी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस। देखिए जो हमारे संविधान में समवर्ती सूची है, ठीक है, ये जो है कि किस देश के संविधान की देन है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है श्री विद श्री 25 और श्री GS पॉइंट, इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे हमारा आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।